सीटेट पेपर 2 साइंस सब्जेक्ट के लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कि एक वस्तु x द्रव P और Q में डूब जाती है। कोई वस्तु x है वो द्रव P और Q में डूब जाती है लेकिन द्रव R में तैरती है। इन परीक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं? हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचे उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में वस्तु के डूबने और तैरने की बात आए तो एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग पर रख कर आंसर देना होगा कि कोई भी जो वस्तु है किसी द्रव में उस स्थिति में डूबेगी जब उस वस्तु का जो भार है और घनत्व है वो द्रव की अपेक्षा अधिक हो, तो वस्तु वैसी स्थिति में डूब जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी हो कि जिस स्थिति में वस्तु का जो भार है और घनत्व है वो द्रव की अपेक्षा कम हो, तो जो वस्तु है वो द्रव के ऊपर तैरेगी। बस ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग पर बैठाना है और आप जो क्वेश्चन का आंसर है वो आसानी से दे पाएंगे। ठीक है जी। अब स्टेटमेंट पढ़ के मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक वस्तु x द्रव P और Q में डूब जाती है। यदि x द्रव P और Q में डूब जाती है, डूबने की बात आ रही है, यदि ये इसमें डूब जाए, इसका मतलब क्या होगा कि जो x है उसका भार और जो घनत्व है वो P और Q की अपेक्षा अधिक है, तब वो डूब रहा है। लेकिन जो द्रव है लेकिन द्रव R में तैरती है। कौन? वस्तु x द्रव किस में तैरती है? द्रव R में तैरती है। यदि वो द्रव R में तैर रही है तो R की अपेक्षा जो x का घनत्व और भार है वह कम है, तब तो वो R के ऊपर तैर रही है। तो इस हिसाब से ये चारों स्टेटमेंट हमें पढ़ना A B C D और हमें इसमें बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ए बी और डी। ठीक है जी, ए बी और डी। इसमें जो सी है वो सही नहीं, पी का घनत्व आर के घनत्व के बराबर है, तो ऐसा नहीं है। बाकी जो भी स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, ए जैसे एक्स का जो घनत्व है वो पी के घनत्व से अधिक है, एक्स का जो घनत्व है वो आर के घनत्व से निम्न है और पी का जो घनत्व है वो आर के घनत्व से कम है। तो बस ये जो दो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट पर आधारित ये जो स्टेटमेंट है वो दिए गए हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो जब भी त्वचा की बात आ जाए या आँखों की बात आ जाए, स्वस्थ आँखों की बात आ जाए, तो हम बात करते हैं विटामिन ए की। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, निम्न में से जो कौन सा प्रक्रम है इसके लिए उत्तरदायी है? ठीक है जी। वर्षा के उपरांत जो अशुद्धियां और निलंबित कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। देखिए अवसादन में क्या होता है, अवसादन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी तरल या द्रव में उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं वो क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती हैं। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो अवसादन होगा। लेकिन क्या है कि जो सीटेट की आंसर सीट है उस आंसर सीट के हिसाब से इसमें जो राइट आंसर दिया गया था वो है भारण। अब मैं आपको भारण के बारे में भी समझा देता हूँ। भारण क्या होता है कि देखिए जब वर्षा होती है, ठीक है, तो वर्षा का जो जल होता है वो झीलों और तालाबों में भर जाता है। ठीक है जी। अब वर्षा का जो जल होता है उसका कुछ भाग भूमि में चला जाता है और कुछ जो भाग होता है वो बाष्प बनकर वायु में मिल जाता है। ठीक है जी। और जो झीलों और तालाबों में जो पानी होता है वो धीरे धीरे रिसता हुआ भूमि के अंदर जाता है। तो ये धीरे धीरे रिस कर जो भूमि के अंदर जाता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, भौम जल कहते हैं, जो भूमि के अंदर होता है। ठीक है जी। और जो कुओं का जो भरण होता है वो किसके कारण होता है, भौम जल के कारण होता है, क्योंकि कुएं से जो पानी निकलता है वो खुदाई के फलस्वरूप निकलता है। तो कुओं का जो भरण होता है वो भौम जल के कारण होता है। भरण का जो भारण है, तो भरण कहें या भारण कहें, लोडिंग कहें इसको, तो इसका जो रीज़न क्या होता है, एक तरह से भर जाना, कुएं का भरना भारण या लोडिंग है। तो पानी का भर जाना भारण है
अब स्टेटमेंट तो क्या दिया गया था कि वर्षा के उपरांत अशुद्धियों और निलंबित कर नीचे बैठ जाते, तो इस हिसाब से अपसाधन है, लेकिन सीटेट ने इसको भारण माना हुआ उसके आंसर शीट में, तो इस पर कुछ टिप्पणी करना सही नहीं हो सकता है, मैं कहीं गलत हूँ। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही है? ठीक है जी, कथन पढ़ना है और हमें बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं और भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर बात हुई है रासायनिक परिवर्तन की और भौतिक परिवर्तन की। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, देखिए तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है वह क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है जी, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, वह क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। ये हो गया रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनेंगे, मतलब रासायनिक जो परिवर्तन है वो प्रायः क्या होगा? अनुत्क्रमणीय होगा। ठीक है जी, वह क्या होगा? अनुत्क्रमणीय होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है जी, जो भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो उसे हम कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन हुआ। तो स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है जी, अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, गुणों में परिवर्तन होता है। तो बी क्या है? ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है? ए करेक्ट है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पूछा जा रहा है इसमें कि पहला ऑप्शन है कि ए सत्य है और बी असत्य है। तो सही बात, ए सत्य है, रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होंगे। और जो बी दिया गया है भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता, अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। भौतिक परिवर्तन यदि होगा तो भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा, अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जल वनस्पति को जल में तैरते रहने में मदद नहीं करते हैं? ठीक है जी, जल में तैरते रहने में मदद नहीं करते हैं वनस्पति को। ठीक है जी, कौन से लक्षण हैं जो मदद नहीं करते हैं, उनके बारे में बताना है। हम पढ़ते हैं, वृंतों एवं तनों में बृहत नालियाँ होती हैं। देखिए वृंतों एवं तनों में बृहत नालियाँ होती हैं, मतलब ये भारी होगा तो तैरने में क्या होगा? ये मदद नहीं करेगा, ये सहायक नहीं होगा। ठीक है जी, और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि पत्तियों पर मोम की परत होती है। देखो यदि पत्तियों पर मोम की परत होगी तो वो तैरने में सहायक होगा। चलिए अब इसमें हम सी स्टेटमेंट भी देखते हैं कि पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार की होती हैं। यदि पत्तियां क्या होती हैं? बड़ी होंगी, गोल होंगी और चक्रिका के आकार की होंगी, मतलब एक तरह से भारी होंगी, तो ये भी क्या होंगी? तैरने में सहायक नहीं होंगी। डी हम पढ़ते हैं, डी क्या है? पत्तियां और तना अंगुलीनुमा जैसे और फीते जैसे होते हैं। यदि पत्तियां अंगुलीनुमा और फीते जैसे होते हैं तो तैरने में सहायक होते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन तैरते रहने में मदद नहीं करता है। तो कौन तैरते रहने में मदद नहीं करता है? ये हो गया ए, वृंतों एवं तनों में बृहत नालियाँ होती हैं, भारी होगा तो तैरने में मदद नहीं करेगा। ठीक है जी, और क्या होता है कि जो सी है इसका, पत्तियां बड़ी और गोल चक्रिका के आकार की होती हैं, ये भी क्या करेंगे? मदद नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ए के अंदर क्या है? ए और सी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षण चुंबकों का भंडारण करते हुए निम्न में से कौन सी सावधानी लेनी चाहिए? है ना, चुंबकीय क्षणों का भंडारण यदि हम करते हैं तो कौन सी सावधानी हमें लेनी चाहिए? देखिए चुंबक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि चुंबक में क्या होता है? दो ध्रुव होते हैं, सभी जानते हैं। उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। यदि असमान ध्रुव साथ में हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, असमान ध्रुव। और यदि समान ध्रुव हो गए, जैसे दक्षिण दक्षिण ध्रुव,
उत्तर उत्तर ध्रुव। ये एक से यदि ध्रुव आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें कौन सी सावधानी लेनी चाहिए, तो इसके लिए जो आंसर हमारा राइट होगा वो है ए। ए क्या है, ए हम पढ़ लेते हैं। चलिए, क्षण चुंबकों को युग्मों में इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उनके सजातीय ध्रुव एक ही ओर हों। मतलब उत्तरी उत्तरी साथ में हो या दक्षिणी दक्षिणी साथ में हो, लेकिन उत्तर और जो दक्षिणी ध्रुव है वो एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये सावधानी हमें रखनी चाहिए। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह वाई का स्त्राव करती है जो जेड में भंडारित होता है। एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड तो आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, परेशान करने के लिए दिया गया है, और आप इससे परेशान नहीं होइएगा। सीधा पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में एक सबसे बड़ी ग्रंथि, मतलब हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना वो यकृत है। यह गहरे लाल और भूरे रंग की होती है। कौन, यकृत। ठीक है जी, यकृत पित्तरस का स्त्राव करती है। कौन, यकृत क्या करती है, पित्तरस का स्त्राव करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। पित्तरस का स्त्राव करेगा कौन करता है, यकृत करता है। और यह कहाँ पर संग्रहित होता है, एक थैली में संग्रहित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि हमारे शरीर में एक सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है मैंने आपको बताया, जल्दी बताइए, यकृत है। ठीक है जी, ठीक। और यह पूछा जा रहा है कि यह वाय का स्त्राव करती है। मैंने आपको बताया कि यह काय का स्त्राव करती है, पित्तरस का स्त्राव करती है। पित्तरस एक थैली में जाकर भरता है। ठीक है जी, तो वाय यहाँ पर पित्तरस हो गया, जेड में भंडारित करता है, मतलब पित्ताशय में भंडारित करता है, तो जेड इसका क्या होगा, पित्ताशय होगा। तो एक्स वाई जेड क्या हो गया, जो हमारा राइट आंसर इसमें से हो जाएगा वो है यकृत, पित्तरस और पित्ताशय। भूलिएगा नहीं आप, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछ सकता है, 3-3 4-4 क्वेश्चन एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बन जाएंगे। ठीक है, तो यकृत क्या होता है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, गहरे लाल भूरे रंग की होती है, कभी कभी रंग भी पूछ सकता है। ठीक है जी, यहाँ तो पूछ लिया कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद भी रखना कि गहरे लाल भूरे रंग की होती है। यह किसका स्त्राव करती है, पित्तरस का स्त्राव करती है, जो एक थैली में जाकर संग्रहित होता है, और इस थैली का नाम होता है पित्ताशय। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न जीवों का उनकी पोषण की पद्धति से मिलान कीजिए। पोषण की पद्धति दी गई है और जीव दिए गए हैं। ठीक है जी, जीव दिए गए हैं और पोषण की पद्धतियाँ दी गई हैं। देखिए, ये जैसा एक जी क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पेपर है जो सीटेट ने पूछा है। कभी कभी देखिए एक क्वेश्चन में कितने सारे, यहाँ देखिए एक तरह से 8 चीज़ें दी हुई, ऐसे यदि हम कहें तो इनसे 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन एक ही के अंदर पूछ लिया। यदि ये 8 आप समझ लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम में आपको। चलिए मैं एक एक करके थोड़ा सा इनको बता देता हूँ। हम जीव से शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, जीव दिया गया है ना, देखिए मैं आपको इंगित करके बताता हूँ। ये जीव है ना, मशरूम है, अमीबा है, शैवाल है और अमरवेल है। थोड़ा हम इसको समझते हैं, मशरूम क्या है। मशरूम तो आप जानते होंगे, मशरूम एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है, जो बरसात के दिनों में सड़े गड़े कार्बनिक पदार्थों पर हमें देखने को मिलता है। मशरूम को क्या कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं, खुम्ब कहते हैं, खुम्बी भी कहते हैं। यह क्या होता है, मृतजीवी होता है। क्या होता है जी, मशरूम, मशरूम क्या होता है, मृतजीवी होता है। मतलब मशरूम का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, मृतजीवी है। चलिए अब हम बात करते हैं अमीबा की। किसकी, अमीबा। अमीबा क्या है, अमीबा क्या होता है, एक कोशीय जीव होता है। ठीक है, एक कोशीय जीव होता है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। मतलब ये प्राणी संभोजी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राणी संभोजी, अमीबा का। नेक्स्ट है शैवाल। शैवाल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है। अब ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है तो इसे हम क्या कह देंगे, स्वपोषी। भूलिएगा नहीं आप,
ठीक है। शैवाल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेता है, और ये क्या है, पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव होता है शैवाल। अब अमरवेल की बात आ रही है, तो ये जो अमरवेल है ना, अमरवेल एक परजीवी होता है जो क्या होता है, दूसरे पेड़ों पर निर्भर करता है। जैसे बेर और बबूल के पेड़ में आपने देखा होगा अमरवेल को, तो ये जो अमरवेल है वह क्या है, परजीवी है। ठीक है जी, इस प्रकार मैंने चारों के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए इसमें से इनके मिलान हमने कर लिया, और इस हिसाब से इसका हमें राइट आंसर भी तो बताना था, जो हमने बताया नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है जी।